चलिए दोस्तों, हम लोग ग्रीन पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, हरित राजनीति को। तो इसको हम लोग अभी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। अभी जो परिस्थितिवाद है उसको अभी हम लोग जब आगे चलते हैं, आगे एक लेक्चर आएगा उसमें हम लोग थ्योरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ग्रीन पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन स्लाइडली है लेकिन है। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों व विश्व की सब संपूर्ण पीढ़ी के लिए पर्यावरण का मुद्दा अहम रहा है। तो 20वीं सदी से ये उत्तरार्ध से यानी कि लगभग 1950s के बाद से जो पर्यावरण का मुद्दा है ये सभी के लिए एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा उभर कर सामने आया है। बेसिकली 1972 की जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये मुद्दा आया। फिर 1991 में आपकी अर्थ समिट होती है, उसके बाद तो और ज़्यादा मुद्दा आने लगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह आते हैं तो वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा ग्रीन पॉलिटिक्स या हरित जो राजनीति है उस पर या पर्यावरण का मुद्दा इंटरनेशनल स्फीयर में और ज़्यादा आ गया। आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा। वर्तमान में पर्यावरण की सुरक्षा सभी राष्ट्रों की साझी संपत्ति या साझी सोच के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। यानी कि अब हम ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है। अब हर व्यक्ति को, हर देश को साथ आना पड़ेगा। आधुनिक समय में विश्व स्तरीय एवं सामूहिक प्रयासों के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र बन चुका है। पर्यावरणवाद या हरित राजनीति, एनवायरमेंटलिज्म या ग्रीन पॉलिटिक्स कोई स्वायत्त सिद्धांत नहीं है, तो इसका ये कोई ऑटोनोमस थ्योरी नहीं है। यह अंतर विरोधों से घिरा हुआ है। यह एक विचारधारात्मक आंदोलन है, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, जो पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक के बाद उभरा। पर्यावरण व हरित राजनीति एक सिद्धांत व विचारधारा दोनों है, साथ ही यह एक आंदोलन भी है। तो ये सिद्धांत है, विचारधारा है और ये आंदोलन भी है। तो इसको याद रखिएगा, थ्योरी भी है, आइडियोलॉजी भी है और आंदोलन भी है। कुछ देशों जैसे न्यूजीलैंड, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन में हरित राजनीति के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राजनीतिक दल भी बनाए गए और उन्हें उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, लेकिन दल बनाए गए फॉर द एनवायरमेंट ओनली, है ना। एनवायरमेंट के मुद्दे पर दल बने न्यूजीलैंड, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में। वातावरण के विज्ञान से गहरा सरोकार होने के कारण पर्यावरणवादियों को परिस्थिति विज्ञानवादी यानी इकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसी से प्रेरित राजनीति हरित राजनीति कहलाती है। तो हरित राजनीति का जो सैद्धांतिक आधार है वो है सोशल जस्टिस। आपको सामाजिक न्याय कैसे मिले, इसके द्वारा तर्क दिया जाता है कि धरती किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है, कि यूएसए की या रूस की या चाइना की या भारत की निजी संपत्ति नहीं है। यह हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिली, बल्कि यह हमें हमारे भावी जो पीढ़ियां हैं उसकी धरोहर के रूप में हमें इसको देखना पड़ेगा। ये हमारे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वजों की है इसलिए हमें जितना चाहे उसका उपभोग कर सकते हैं। हमें इसे अपनी जो भावी पीढ़ी है उसकी धरोहर के रूप में इसे अपने पास रखना है, उसको सजाव के रखना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। अतः हम वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के दायित्व में बंधे हुए हैं। वर्तमान पीढ़ियों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने उपयोग के लिए इसके सारे साधनों को निचोड़कर भावी पीढ़ियों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दें। पर्यावरण के लिए आत्मीयता एवं उसकी रक्षा के लिए सजग होना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार यह अंतः पीढ़ी न्याय यानी इंटरजनरेशनल जस्टिस को बढ़ावा देता है कि हमें न केवल इस पीढ़ी को देखना है कि हम इस पीढ़ी में सब कुछ सारा कार्बन उत्सर्जन कर लें, सब कुछ कर लें। हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी देखना है, नेक्स्ट जनरेशन को भी देखना है कि उनके लिए भी कुछ बचा रहे। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जहां हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, साथ ही इतना छोड़ रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपना जो जीवन है अच्छे से निर्वाह कर सके। परिस्थिति विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक विकास की अंधी दौड़ यानी उदारवादियों की जो मुक्त व्यापार की नीति से प्रेरित कैपिटलिज्म है हमारे पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचाता है। आर्थिक समृद्धि के कारण खनिज पदार्थों के अंधाधुंध उपयोग के कारण इतने अम्ल व रसायन बहाए जाते हैं कि उन्होंने निर्मल जल स्रोतों, समुद्रों, महासागरों को विषाक्त कर दिया है। एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, पर्यावरणीय परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण के मुद्दे महाक्षेत्रीय व वैश्विक समस्याओं के तौर पर उभरे हैं। सुरक्षा नीतियों तथा उद्योगों से पैदा होने वाले तथा रासायनिक प्रयोगों से पैदा होने वाले जो धर्मी जो रिसाव हैं के कारण धरती अब रहने योग्य बची नहीं है। आप देखते हैं आए दिनों कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं अमेजोन जंगल में आग लग रही है, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ, इससे पर्यावरण को नुकसान होता ही जा रहा है। आप देखते हैं कि पहले ठंडियों में बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ठंडियों में भी बारिश होती है। अब ठंडी पड़ती भी है तो बहुत तीव्र ठंडी पड़ती है, या तो गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा तीव्रता। कब पानी बरस जाए, कब कुछ हो जाए पता नहीं चलता। तो ये बातें हैं, ये क्लाइमेट चेंज का ही उदाहरण है। पर्यावरणवादी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इकोनॉमिक ग्रोथ से
ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है कि आपके जीवन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आप इकोनॉमिक ग्रोथ 100% कर लें, लेकिन आप वहीं रह रहे हैं गंदे वातावरण में। आप जैसे जैसे मान लो दिल्ली का केस है, बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग है, बहुत सारा आपने औद्योगिक प्रदूषण कर लिया, लेकिन आप साँस ही नहीं ले पा रहे हो, तो क्या मतलब उस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ का? बात ये है। और प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधनों, वातावरण की स्वच्छता और नगरों व उपनगरों के स्वरूप को कायम रखने पर बल देता है। हरित राजनीति का उदय औद्योगिक समाजों की प्रतिक्रिया स्वरूप 1970 के दशक में प्रमुख विश्लेषक के रूप में हुआ। यह पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में उद्भव हुआ था। फिर हरित राजनीति के अग्रणी लेखकों में पहला है रचल कार्सन। रचल कार्सन, जिसने द साइलेंट स्प्रिंग, ये 1962 में पुस्तक आती है, में कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से वन्य जीवों और मानव दुनिया को हो रहे नुकसान की आलोचना की। मुरे बुकचिन ने अपनी कृति आवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट 1962 में आती है, में वर्णन किया कि कैसे कीटनाशक और जो फूड एक्टिविटी एडिटिव्स हैं, यानी खाद्य योजक हैं, तथा एक्सरे कैंसर सहित अन्य मानव बीमारियों का बढ़ावा दे रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट है वनली वन अर्थ 1972 में आती है, तथा क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में आती है, ने पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को उजागर किया। 1960 व 70 के दशक की अवधि में नई पीढ़ी के गैर सरकारी संगठनों का उदय हुआ, जैसे ग्रीन पीस, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ और पशु मुक्ति कार्यकर्ता और पर्यावरणीय योद्धा अभियान चलाए गए। इन्होंने हरितवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने प्रदूषण के खतरे, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार, वनों की कटाई व पशु प्रयोग जैसे मुद्दों को बाहर उठाया। तो जो पर्यावरणीय आंदोलन है, बेसिकली तीन प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस करते हैं। पहला रिसोर्स की प्रॉब्लम, दूसरा है सिंक प्रॉब्लम, तीसरा है इथिकल प्रॉब्लम। पहले रिसोर्स की प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें गैर नवीनीकरण संसाधन क्या है? कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इनका हम फिर से इनका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार ये गए तो इन्हें नए तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उपयोग को कम करके नवीनीकरण संसाधनों यानी हवा, लहर और ज्वारीय शक्ति के उपयोग को बढ़ाकर, जनसंख्या को कम करके प्राकृतिक संसाधनों के संग्रहण या संरक्षण का विकास करना, इसमें संसाधन खपत में कमी आएगी। तो हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल हवा, जो सूर्य का प्रकाश है, ज्वारीय शक्ति है, उसका उपयोग करेंगे तो इसको हम निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। हवा तो हमेशा चलेगी, सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा, ज्वारीय शक्ति भी रहेगी जब तक समुद्र है। लेकिन कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस ये खत्म होने वाली चीजें हैं, ये एक समय के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवीनीकरण स्रोतों पर ध्यान देना होगा। बेसिकली बात यह है, और हमें जनसंख्या को कम करके और प्राकृतिक सामग्रियों का संरक्षण करके विकास करना है और संसाधनों की खपत में कमी लाना है। सिंक प्रॉब्लम तो ये है आर्थिक गतिविधि, अवशिष्ट उत्पादन द्वारा किए गए नुकसान को कम करना, प्रदूषण के स्तरों को कम करना और रिसाइकलिंग बढ़ाना और हरित प्रौद्योगिकी का विकास करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास करना। नेक्स्ट है एथिकल प्रॉब्लम, तो वन्य जीव, जंगल संरक्षण, अन्य प्रजातियों के लिए अधिकार। तो अब ह्यूमन राइट्स के साथ साथ अब एनिमल राइट्स की भी बात की जा रही है, तो एक इथिकल ये बातें आ रही हैं। पशु अधिकार, पशु कल्याण, परिवर्तित कृषि पद्धतियां, जैविक खेती के माध्यम से मानव जाति एवं प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास अब किया जा रहा है। केनेथ बोल्डिंग ने तर्क दिया है कि मानव ने पारंपरिक रूप से ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि वे एक काऊ बाथ इकोनॉमी में रहते हों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें असीमित अवसर होते हैं, जैसा कि सीमांत काल के दौरान अमेरिका अर्थव्यवस्था में हुआ था। तो लोगों को लगता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड अवसर हैं, हम कितना भी खपत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कोई खत्म नहीं होने वाला है। जबकि ऐसा नहीं। जैसा कि एक अंतरिक्ष यान का एक कैप्सूल है, यह एक बंद प्रणाली है और सभी बंद प्रणालियां एंट्रोपी के प्रमाण प्रदर्शित करती हैं, यानी वे क्षय हो जाती हैं। तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारी जो इकोलॉजी है, वो भी एक एंट्रोपी है, यानी कि बंद सिस्टम है। एक ना एक दिन ये क्षय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको बराबर यूज करेंगे और कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं जहां पर अवसर असीमित हैं, जहां पर चीजें बहुत अनलिमिटेड हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरित राजनीति लेखन में वोल्फ गैंग सच, जे बोल्गर, ई ओस्ट्रोम, प्रताप चटर्जी तथा मथियाज फिंगर, द इकोलॉजिस्ट मैगजीन, थर्ड वर्ल्ड रिसर्जेंस तथा वंदना शिवा शामिल हैं इसमें। अतः हरित राजनीति मुख्यतः साहित्य व लेखन से जुड़ा मुद्दा है, जिसकी समस्याओं को विभिन्न विचारकों ने अपने लेखन के माध्यम से उजागर किया है तथा विश्व को उन मुद्दों पर सोचने को मजबूर किया है जो संपूर्ण पृथ्वी को विनाशकता व विध्वंसता की ओर ले जा रहे हैं।
इस साहित्य की मुख्य अवधारणा हरित दृष्टिकोण के रूप में पर्यावरणीय समस्या, क्षरण व साझी संपत्ति के उद्धार के रूप में उभर कर सामने आती है। मैथ्यू पार्टसन हरित राजनीति तथा पर्यावरणवाद के बीच अंतर बताते हैं। हरित राजनीति और पर्यावरण के बीच क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो पर्यावरणवाद ये विश्व राजनीति के मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानकीय संरचनाओं के ढांचे को स्वीकारते हैं तथा इन संरचनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं के सुधार की नीति को तलाश करते हैं कि जो विश्व के मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानकीय संरचनाएं हैं, ठीक है, उनको ये कहते हैं कि ये चीजें हैं और उनके माध्यम से किस प्रकार से हम पर्यावरण सुधार हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनमें कैसे सुधार ला सकते हैं। हरित राजनीति का मानना है कि यही संरचनाएं व ढांचे इन पर्यावरणीय संकटों को उत्पन्न करने के कारण है जिन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। तो हरित राजनीति क्या कहते हैं कि जो संरचनाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक और मानकीय जो संरचनाएं हैं, ये केवल और केवल पर्यावरणीय संकटों को उत्पत्ति के कारण है, अतः इनको चुनौती दी जानी चाहिए। हरित राजनीति टिकाऊपन, सततता की अवधारणा से संबंधित है, जबकि पर्यावरणवाद सतत टिकाऊ विकास की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो पर्यावरण समस्याओं के प्रत्युत्तर के साथ वृद्धि की अनुरूपता को भी ग्रहण करता है, जबकि हरित राजनीति इसे अस्वीकार करती है। तो बेसिकली जो एनवायरमेंटलिज्म है, इसकी क्या बात करता है कि आप विकास करिए, लेकिन सतत विकास, काइंड ऑफ जो हरित राजनीति है ये सतत विकास की बात करती है ना, ग्रीन पॉलिटिक्स सतत विकास की बात करती है। लेकिन जो पर्यावरण है, ये जो पर्यावरणवाद है, ये पर्यावरण की समस्याओं के प्रत्युत्तर के साथ, यानी कि आप जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको आप उनका रेमेडी करिए, उनको आप सुधारिए, लेकिन इसके साथ साथ आप ग्रोथ पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप ग्रोथ बंद कर दें। लेकिन हरित राजनीति है ये क्या करती है, सतत विकास की बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, ऐसे विकास की जिससे कि आप इतना ही उपयोग करें या इतना ही आप चीज़ों को अपने प्रयोग में लाएं जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी समान मात्रा में चीज़ें बची रहें। हरित राजनीति से जुड़ी कुछ अवधारणाएं हैं। तो पारिस्थितिकी केंद्रवाद यानी इकोलॉजिकल सेंट्रिसिज्म। तो मैथ्यू पार्टसन का विश्लेषण है कि हरित चिंतन का मुख्य मत एक पारिस्थितिकी यानी केंद्रीय उपागम के पक्ष में मानव केंद्रीय नीतिशास्त्र को अस्वीकार करना है। रोबिन एकरसली की बुक है एनवायरमेंटलिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी टुवर्ड्स एन इकोसेंट्रिक अप्रोच, 1992 में आती है। में पारिस्थितिकी केंद्रवाद की विशेषताएं बताई गई हैं। पारिस्थितिकी केंद्रवाद की 4 मुख्य नीतिगत विशेषताएं हैं जो इसे पर्यावरण की ओर रुझान रखने वाले अन्य नीतिगत दृष्टिकोणों से अलग करती है। पहला है, यह गैर मानवीय विश्व में मानवीय हितों की संपूर्ण श्रृंखला की पहचान करता है। यह गैर मानवीय विश्व में मानवीय हितों की संपूर्ण श्रृंखला की पहचान करता है। दूसरा, गैर मानवीय समुदायों के हितों की भी पहचान करता है। यह मानवों और गैर मानवों की भावी पीढ़ियों के हितों की पहचान करता है और यह एक ऑटोमेटिक परिदृश्य, ऑटोमेटिक पर्सपेक्टिव या ऑटोमेटिक सीन के बजाय एक चहुमुखी पर्सपेक्टिव या होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को अपनाता है। तो ये एक ऑटोमेटिक या एटॉमिक जो पर्सपेक्टिव है जहाँ पर एक व्यक्ति का हित होना चाहिए, हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं एनवायरनमेंट से, उसकी जगह आप होलिस्टिक चहुमुखी विकास करिए। आप केवल एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण समाज का विकास करिए। आप केवल एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बस विकास ना करिए, आप सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, फिर राजनीतिक क्षेत्र में और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी आपको विकास करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो जनजाति, स्पीसीज, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव मंडल तथा साथ ही साथ व्यक्तिगत प्राणियों की महत्व को दर्शाता है। जे बेरी इनकी पुस्तक है रीथिंकिंग ग्रीन पॉलिटिक्स, 1999 में आती है और टी हेवर्ड इनकी पुस्तक है इकोलॉजिकल थॉट, 1950 में आती है। में इन्होंने तर्क दिया है कि मानकीय रूप से पारिस्थितिकी केंद्रवाद के बौद्धिक सामंजस्य तथा रणनीतिक व्यवहार्यता दोनों पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ये हरित राजनीति के लिए आधार के रूप में एक कोमल मानव केंद्रीयवाद के लिए तर्क देते हैं। मानव केंद्रीयवाद स्वयं यहाँ पर समस्या नहीं है, बल्कि वास्तव में मानव के लिए तो पूर्ण सम्मान होना चाहिए, बल्कि अन्य स्पीसीज का भी सम्मान होना चाहिए। तो दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि जो जीव जंतु हैं उनका आप सम्मान ही न करें, उनके स्पेस को आप दरकिनार कर दें। अपने तर्कों के विवरण के बाद बेरी और हेबर दोनों की सहमति है कि मानवों और बाकी बची प्रकृति के बीच नीतिगत संबंध की अमूलचूल परिवर्तनकारी सोच ही हरित राजनीति का एक मौलिक भाग है। कि हमें अब जो हमारे बीच जो संबंध है, हमारी मानव और जो बाकी बची प्रकृति के बीच, उस पर अब अमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। एकरसली पारिस्थितिकी केंद्रीय नीतिशास्त्र का वर्णन करती है। एकरसली क्या कहते हैं कि पारिस्थितिकी केंद्रीय नीतिशास्त्र का वर्णन करती है, जिसे एक बहस को जन्म दिया जाता है जो कि राज्यवादी है।
एकरसली ने हरित राजनीति की अराजकता व्याख्या का विरोध किया है ना। उन्होंने एकरसली ने हरित राजनीति की अराजकतावादी व्यवस्था का विरोध किया है। तब वह कहती हैं कि यह ऐसी बहुचरणीय यानी मल्टी फिसेटेड राजनीतिक व्यवस्था है जो नीचे स्थानीय समुदाय से लेकर ऊपर क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तरों तक विखंडित शक्ति के साथ है। यह ऐसा उपागम है जो परिस्थिति केंद्रवाद के अनुरूप है। एकरसली का आधार परिस्थिति केंद्रित नीतिशास्त्र तथा प्रकृति को संरक्षण देने की प्राथमिकता है। यह परिस्थिति केंद्रीवाद के सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देता है। एकरसली ने वैश्विक वातावरणीय शासन यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस का सुझाव दिया। हम्पेल के अनुसार इस प्रकार के वैश्विक वातावरणीय शासन उभरते जा रहे हैं क्योंकि राज्य अपने स्तर पर वातावरणीय बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। शासन की क्रियाएं क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर की ओर रुख करती हैं, साथ ही साथ स्थानीयता की ओर भी रुख करती हैं। एकरसली द्वारा दी गई स्थिति इस सत्ता हस्तांतरण को न्याय संगत ठहराने के लिए एक मानवीय दावा नॉर्मेटिव क्लेम है। फिर कोरोलिन मर्चेंट ने अपनी पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर वुमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन में 16वीं और 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति में विवेकशीलता की उपज का वर्णन किया है। वातावरणीय नीति शास्त्र को एक विशेषतः ऐतिहासिक और भौतिक वस्तु का आधार दिया गया है कि मानव केंद्रीयवाद यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के आधुनिक रूपों की उत्पत्ति को आधुनिकता की उत्पत्ति तथा इसके सभी पहलुओं की उत्पत्ति के रूप में देखा जा सकता है। परिस्थितिकी केंद्रीय स्थिति मानवीय समुदाय को वातावरण से निम्न स्तर पर रखने का नेतृत्व करती है तथा विशेष रूप से यह वैश्वीकरण तथा समरूपीकरण को चुनौती देता है क्योंकि यह विविधता को संजोए रखना चाहता है, जिससे परिस्थितिकी केंद्रीय नीतिशास्त्र की उत्पत्ति के लिए क्षेत्रों को निर्मित करना संभव हो जाएगा। लाइफ बोट इथिक्स ये मेडोसिन का कॉन्सेप्ट है। इसका आशय है कि गरीब देशों के पीछे से सीढ़ी को खींच लेने के लिए वैश्विक स्तर पर अमीर देश हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो लाइफ बोट एथिक्स मतलब जो इसका लाइफ बोट एथिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पृथ्वी के संसाधन है सीमित हैं, तो हम जितना ज्यादा उपयोग कर लें तो कर लें। जो गरीब देश हैं, तो गरीब मतलब जो अमीर देश है उनको लगता है कि इनकी कोई जिंदगी ही नहीं। जो समुद्र से लगे हुए देश हैं जहाँ पर ज्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी जिंदगी अगर बची जा रही है तो इनको हटाओ। जैसे ये जब मान लो कोई हादसा हो जाता है तो एक लाइफ बोट बची रहती है, तो उसका उपयोग कौन करते हैं लाइफ बोट का हादसे में? जो अमीर लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा उनके पास संसाधन होते हैं उसमें बैठने के लिए। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी है धीरे धीरे एक लाइफ बोट की तरह तब्दील होती जा रही है, जहाँ पर जो अमीर व्यक्ति हैं वही अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। जो गरीब देश हैं या गरीब व्यक्ति हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे, दरकिनार कर दिए जाएंगे। अब थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हरित राजनीति की एक धारणा थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के रूप में प्रकट होती है। यह हरित राजनीतिज्ञों का नारा है, थिंक ग्लोबली, यानी आपकी जो विजन तो ग्लोबल का होना चाहिए, लेकिन आपको एक्ट कहाँ करना है? लोकल लेवल पर, अपने जिले, अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश की बात आप करो, देश पे परिवर्तन लाने की बात करो। सोचो तो आप वैश्विक स्तर पर कि हम पूरे विश्व में एक दिन पर्यावरण या मतलब काइंड ऑफ जो ग्रीन पॉलिटिक्स है उसका समर्थन करेंगे, लेकिन आप एक्शन निचली लेवल पे लो। क्यों? क्योंकि आप अगर एक्शन निचले लेवल पे लोगे, क्योंकि आप जहां से जुड़े हुए हो वहीं पर आप अगर परिवर्तन करोगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो आशा है कि वैश्विक स्तर पर सोचो और स्थानीय स्तर पर कार्य करो। समस्याओं पर सोचने का तरीका व उनका क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, है ना। आप विश्व स्तर पर देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वैश्विक स्तर पर कितनी बढ़ रही है, ठीक, ये आप देखें। लेकिन आप अपने गांव में, अपने जिले में, अपने देश में, अपने राज्य में उसको कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं वो देखिए आप। लेकिन समाधान व निराकरण के कार्यों की शुरुआत सूक्ष्म सबसे निचले स्तर पर की जानी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर यह होना चाहिए। वैश्विक पर्यावरणीय तथा सामाजिक आर्थिक समस्याएं वैश्विक स्तर पर संचालित होती हैं, तो उन समस्याओं का प्रत्युत्तर वैश्विक स्थित संरचनाओं को खंडित करके दिया जा सकता है, जबकि जवाब स्थानीय क्रिया व सूक्ष्म स्तरीय समुदायों तथा आत्मनिर्भर व्यवस्थाओं के निर्माण द्वारा किया जा सकता है। तो हम स्थानीय लेवल पर, जो लोकल लेवल पर जो परिवर्तन करेंगे वही महत्वपूर्ण होगा
हरित राजनीति सिद्धांत में विकेंद्रीकरण का सबसे उत्तम तर्क जॉन डाइजेक ने दिया। जॉन डाइजेक की अपनी पुस्तक है रैशनल इकोलॉजी कोलन एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1987 में आती है में विकेंद्रीकरण को विकसित किया। विकेंद्रीकरण के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए जॉन डाइजेक ने वर्णन किया है कि लघु स्तरीय समुदाय अपने स्थानों पर तुरंत पर्यावरणीय समर्थन सेवा देने के लिए ज्यादा विश्वसनीय है, इसलिए वे इस पर्यावरण का विनाश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो यही बात है कि विकेंद्रीकरण के पक्ष में प्रस्तुत करते हुए जॉन डाइजेक ने वर्णन किया है कि लघु स्तरीय समुदाय फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत अपने स्तर पर तुरंत पर्यावरण समर्थन सेवा देने के लिए ज्यादा विश्वसनीय है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर कोई जैसे मान लो गड्ढे खुदवाने हैं या कुछ करना है तो आप वहां पर जाके तुरंत चीजों को इंटरफियर कर सकते हो। ग्लोबल लेवल से आते आते नीचे यहाँ ग्राम पंचायत तक आते आते कितना टाइम लगेगा। तो वही बात है कि आप व्यक्तिगत लेवल पर आप तुरंत परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन सरकार के लेवल पे या वैश्विक लेवल पे आप परिवर्तन तुरंत नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है। अब एक साझी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आता है, निकल कर सामने आता है कि जो पूरा विश्व जो है, पूरी धरती है, ये बटी नहीं है, ये सबकी साझी पृथ्वी। अगर इसका प्रदूषण होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग प्रभावित नहीं होंगे और भारत के लोग प्रभावित होंगे या कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। हाँ, टेक्नोलॉजिकल रूप से थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जब प्रकृति की मार पड़ेगी तो फिर किसी को देखेगी नहीं कि वो भारत है कि चीन है कि अमेरिका, सब पे बराबर पड़ेगी। तो इसलिए हमें जो पूरी पृथ्वी है उसे साझी संपत्ति समझकर उसका संरक्षण करना चाहिए। स्वीकार्य रूप से हरित राजनीतिज्ञों का राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार साझी संपत्तियों से निर्मित होता है। साझी संपत्ति के क्षेत्र में वो स्थान है जिनमें वर्तमान रूप से सततता के अभ्यास हो रहे हैं। साझी संपत्ति के क्षेत्र वे स्थान हैं जिनमें जिसमें वर्तमान रूप में सततता के अभ्यास हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। वे विकास के भय के अंतर्गत हैं जो उन्हें निरंतर आवश्यक वस्तुओं के बदले से मिलता है। इसलिए हरित राजनीति का मुख्य कार्य इस सहमिलन को रोकना। साझी संपत्ति के सत्ता गुटों को यानी कॉमन रिजीम्स को परिभाषित करना आसान नहीं है। इनकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है क्योंकि संपूर्ण विश्व में साझी संपत्ति की किस्म स्पष्ट भाषा द्वारा वर्णित करने में मुश्किल पैदा होती है। साम्यवादी अलग बताते हैं, कैपिटलिस्ट अलग बताते हैं, भारत में अलग व्यवस्था है। तो हम साझी संपत्ति को या निजी साझी संपत्ति को हम पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषा का पहला बिंदु नकारात्मक है जिसे गैरेट हार्डिन द्वारा संदर्भित किया जाता है कि साझा ही साझा नहीं, कॉमन इज नॉट कॉमन। तो जो साझा है साझा नहीं। साझी संपत्ति का संकट वह है जहां हर पशु झुंड, हर भेड़ को ज्यादा से ज्यादा चरना है। व्यवहार में यह वह साझी संपत्ति है, व्यवहार में यह वह साझी संपत्ति नहीं है बल्कि स्रोतों की खुली पहुंच होती है। तो बेसिकली क्या है कि आप ये चाह रहे हैं, जैसे मान लो कोई साझी भूमि, साझी संपत्ति, गोचर जैसे भूमि है, तो उसका उपयोग सब ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, खुली ओपन सिस्टम। तो आप इसे ओपन एक्सेस कर रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, जितना ज्यादा आप ले सको ले लो। जितना ज्यादा चारा, मान लो कोई खेत है, ठीक है ना, आपने उसको ओपन कर दिया, गाय भैंस बकरी सब कुछ छोड़ दिया आपने। सबको लग रहा है कि हम जितना ज्यादा उसमें से ले लें वो ले लें। तो ये साझी संपत्ति थोड़ी हुई, ये तो ओपन एक्सेस हुआ रिसोर्सेज का। साझी संपत्ति मतलब आप उसको संरक्षण कर रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं और बराबर से उसको बांट रहे हैं, बराबर से खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप खुला छोड़ दिया जाए, जो जिसका हो वो ले ले, तो फिर तो मत्स्य न्याय हो गया, फिर तो हम वही स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच गए ना। जिसको जितनी जरूरत है या जो जितना पावरफुल है अपने हिसाब से ले ले, ये बात होती है। साझी संपत्ति का विचार स्पष्ट रूप से हरित राजनीतिक सिद्धांत की बहस के अनुरूप है, जो शक्ति के केंद्रीकरण तथा जमीनी स्तर लोकतंत्र ग्रास रूट डेमोक्रेसी की आवश्यकता को दर्शाता है। वही है कि भारत में जो काइंड ऑफ पिछड़े हुए जो राज्य हैं वहां पर एक अलग पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया गया है, जहां पर जो लोकल रिसोर्सेज हैं वहां जो काइंड ऑफ ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर अगर आपको लोकल रिसोर्सेज का यूज करना है तो वहां पर जो ग्राम पंचायत है उससे पूछना पड़ेगा। यही ग्रास रूट डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। लोगों को जिम्मेदारी दे दीजिए कि आप पर्यावरण का संरक्षण करिए, लीजिए, आपकी भूमि है, आप करिए इसको। यह भी वर्णन करता है कि कैसे समुदाय एक मर्यादित ग्रह के द्वारा दी गई सीमाओं के अंतर्गत सतत अभ्यासों की उत्पत्ति करते हैं।